छोटे से राज्य में कुमार नाम का एक युवक रहता है जो राजा के यहाँ बड़ी ईमानदारी से काम करता है। सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी उससे बड़े प्रभावित थे। इसके वजह से शाही बगीचा एकदम हरा भरा दिखता था। वहीं पे कुछ लोग उसको देखकर जला करते हैं। एक दिन भानु ने कुमार से कहा, कुमार, तेरी वजह से हमें भी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जब से तू आया है तब से जीना दुश्वार हो गया है। भानु भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया है जो आप दोनों का जीना दुश्वार हुआ है? तू जो इतना ईमानदारी से काम करेगा, तेरी वजह से हम दोनों को भी उतना ही करना होता है। जब तू नहीं था तब हम आराम से काम किया करते थे, और तो और सो भी जाया करते थे। अब तो हम सो भी नहीं पाते हैं। सुन ले कुमार, तू गांव छोड़ के चले जा, नहीं तो सोच लेना। कुमार इन धमकियों की वजह से काफी डर सा गया हुआ था। बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। एक दिन अचानक से गांव में सूखा पड़ गया। सभी के खेत कुआं और नदी तालाब सब के सब सूख चुके थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया है। तभी उन्होंने देखा कि कुमार की लाश एक जगह पे पड़ी हुई थी। वो दोनों देख के डर गए। भानु ने अपने मन में सोचा, कहीं ये हमारी धमकियों की वजह से खुद को मार तो नहीं लिया ना? किसी को भी पता चल गया तो अब हमारा क्या होगा? ये सब कैसे और कब हो गया। सारे गांव वाले इस समस्या को लेकर जूझ रहे थे। राजा भी इस समस्या को पता लगाने लगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गया। तभी एक दिन राजा अचानक से जंगल में से गायब हो गए। उनके साथ में सिर्फ एक वफादार सैनिक था। वो एक जगह से सब कुछ देख रहा था। राजा और साधु क्या बात कर रहे हैं। महल में जाकर रानी को सारी घटना बताकर वो वहां से चला गया सबसे दूर, जो आज तक लौट के नहीं आया। आज भी सब लोग राजा और सैनिक का प्रतीक्षा कर रहे हैं, लौट के आएंगे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। राजा और सैनिक को जैसे सब ने भुला ही दिया हो। राजकुमारी भी अब बड़ी हो चुकी थी और गांव वालों को दिल से मदद करती थी। सब लोग उसके बारे में प्रशंसा किया करते हैं। तभी एक दिन मध्य रात्रि में राजकुमारी अपने कक्ष में सो रही थी। तभी उनको एक भयानक सा सपना आया। खुद को एक विचित्र जंगल में पाया। चारों ओर अनजानी सी महक और सन्नाटा छाया हुआ था। ये कहाँ आ गई मैं तो अपने कच्छ में सोई हुई थी। ये जंगल इतना सन्नाटा और अजीब सा क्यों लग रहा है? सुंदरी अब भी बात कर ही रही थी, तभी अचानक से उनके सामने चमकदार रोशनी में एक कबूतर आ गया। सुंदरी उसको देखकर कुछ देर के लिए डर सी गई हुई थी। कबूतर एक तार सुंदरी की ओर घूरने लगा। आखिर ये है कौन और मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? तभी कबूतर ने इंसानी आवाज में बोला, मुझे आजाद करो। सुंदरी, इस पृथ्वी पे केवल तुम ही हो जो मुझे आजाद कर सकती हो। सुंदरी चौंक गई। ये कबूतर कैसे बोल सकता है मनुष्य आवाज में? तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? तुम तो एक कबूतर हो। तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं इसके आगे तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता हूं। बस इतना जान लो, ये रहस्य तुम्हारे हवेली में ही है, तभी मैं आजाद हो सकता हूं। उस कलश को तलाशना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे राज्य के लोग मारे जा सकते हैं उस राक्षस की वजह से। वो दिन दूर नहीं जब राक्षस तुम्हारे महल के अंदर घुस जाएगा। अगर वो कलश तक पहुंच गया तो सर्वनाश निश्चय है। आखिर वो कलश रखा कहाँ है? अगले ही पल सुंदरी की आंखें खुल गईं। वो अपने आप को उसी जगह पे पाई। कैसा विचित्र सपना मैंने देखा। वो कौन सा रहस्य और कैसा कलश? तभी उठकर जल्दी से अपनी माँ के कमरे की ओर चली गई। अपनी माँ के कमरे के अंदर पहुंची। सुंदरी डर और पसीनों से भीगी हुई थी। इस हालत में देखकर उसकी माँ रूकमणि सुंदरी से पूछी, क्या हुआ सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना? अपनी माँ को उस विचित्र सपने के बारे में बताने लगी। माँ, मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने एक अजीब कबूतर देखा जिसने बताया मुझे
एक विचित्र कलश छुपा हुआ है। वो जल्दी से नहीं मिला तो इस महल और राज्य को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा एक दिन। रुक्मणी काफी देर तक चुप रही। वो सब कुछ जान के भी अनजान बन रही थी अपनी बेटी के सामने। फिर कुछ समय बाद बोली, कोई बात नहीं सुंदरी, तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। तुम सपनों के बारे में ज्यादा मत सोचो। सुंदरी चुपचाप अपनी माँ के कच से बाहर की ओर चली गई। समय बीतता गया। सुंदरी को बार बार वही सपना दिखाई देता था। सुंदरी तुरंत अपनी माँ के कच में जाकर बोली, माँ, मुझे फिर से वही सपना आया है। उसे कलश चाहिए, श्राप से मुक्त होना है। हाँ, लगता है तुम अपने सपने के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। जाओ, जाकर आराम करो। सुंदरी नाराज होकर चली गई अपने कच में। कुछ दिन बाद ऐसे ही रोज रोज उसके सपने में आने लगा। बार बार वही सपना सुंदरी को सताए जा रहा था, विचलित हो जा रही थी। तभी एक दिन सुंदरी बगीचे की ओर बढ़ी। वहीं पे मंत्री जी एक कोने में बैठे हुए थे। तभी सुंदरी मंत्री जी को सपनों के बारे में बताते हुए बोली, मंत्री जी, मैंने माँ को कितनी बार बोली, उन्होंने हमेशा मेरी बात को टाल देती है। मुझे लगता है जैसे ये सपना कुछ कहना चाहता है। रहस्य के बारे में हमें पता लगाना चाहिए, वो है क्या? लगता है तुम किसी बात को बहुत गहराई से सोच रही हो। वैसे भी आप महल से काफी समय बाहर नहीं निकली। आप थोड़ा जंगल की सवारी कर लीजिए। आपका मन हल्का हो जाएगा और आपको ऐसे सपने आना बंद हो जाएगा। इतना कहकर मंत्री जी वहां से चले गए। कोई भी सुंदरी की बात का विश्वास नहीं कर रहा था। अगले दिन सुंदरी जंगल की ओर चल पड़ी। एक सुंदर झरने के पास बैठकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। झरने की आवाज से दिल मचलित हो रहा था। तभी सुंदरी को एक औरत की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। जल्दी से तुम उठकर हमारे पास आवो। तुम्हारे पैरों के पास मगरमच्छ है, काफी बड़ा और विशाल। जैसे सुंदरी ने झील की ओर देखा, तभी उसके सामने मगरमच्छ पानी के बाहर आ गया। सुंदरी दौड़ती हुई आवाज की दिशा में चली गई। एक सुंदर स्त्री झाड़ियों से निकली, सुंदरी के पास जाकर खड़ी हो गई। अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं आज मगरमच्छ का निवाला होती। आज तो मेरा नाम शर्मीली है। मैं जंगल में ही रहती हूँ, शायद तुम नहीं जानती। मगरमच्छ चुपचाप अपने शिकार के पास आता है। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो वो तुम्हें आज खा जाता। तुमने मेरी जान बचाई हो। वैसे तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो? अब क्या बताऊं? कुछ समय पहले मेरे माता पिता मेरे साथ में थे। उनका देहांत हो गया, तब से मैं इस जंगल में अकेले रहती हूँ। सुंदरी चौंकते हुए बोली, इसका मतलब तुम जंगल में कई सालों से अकेली रहती हो? हाँ, हमें काफी साल हो गया है। तुम्हें डर नहीं लगता इस सुनसान जंगल में? बचपन से इस जंगल में रहते आई हूँ। माता पिता के देहांत के बाद सब कुछ मैंने अकेले ही सीखा। जंगल के नियम और राज्य के नियम से बहुत अलग होते हैं। जंगल में रहने वाले लोगों के बहुत सी जंगली जानवर दोस्त बन जाते हैं। जब तुम्हें झरने के पास बैठा हुआ देखा, देखकर चौंक पड़ी। बहुत कम लोग इस स्थान पर आते हैं और तुम्हें मुसीबत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं राजा हरीश चंद्र की एक लौती पुत्री हूँ। सच बताऊं शर्मीली, मेरी कोई दोस्त भी नहीं है। मेरी हमेशा से यही तमन्ना थी, तुम्हारी जैसे मेरी भी कोई दोस्त हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी शर्मीली? क्यों नहीं सुंदरी? ये सुनकर सुंदरी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मुझे अपना दोस्त बोला है। एक दोस्त कभी भी अपने दोस्त को इस हालात में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ महल चलो, अब से तुम वहीं पे रहोगी। गंभीर अवस्था में सोचते हुए बोली, नहीं सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ महल में नहीं जा सकती हूँ। तुमने मुझे दोस्त कहा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त का दिल नहीं तोड़ते। ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम किसी के साथ जाहिर नहीं होने देना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं कुछ समझी नहीं शर्मीली। सुंदरी, हमारी दोस्ती किसी को शक नहीं देना चाहिए।
जंगल में अनजान दोस्त मिलना महल के लोगों को शंका में डाल सकता है। वो तुमसे तरह तरह के सवाल करेंगे, शायद मुझसे भी सवाल किए जाए। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और अपनी दोस्ती के बारे में किसी को भी शक नहीं होने दूंगी। तो तय रहा, महल का कोई भी दासी हम दोनों के सामने आएगा। तुम मुझसे दासियों वाला व्यवहार करोगी, महल के लोगों को यही बताओगी ये एक दासी है। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगी। दोनों महल की ओर जाने लगे। सुंदरी को जरा सा भी शक नहीं होने दी। जैसी दिख रही है वो उससे परे और विचित्र है। कुछ ही समय में दोनों महल के अंदर पहुंच गए। जैसे उन्होंने मंत्री की ओर देखा, उसकी नजर जमीन पे पड़ी हुई थी। सुंदरी भी नीचे देखी तो वो डर सी गई हुई थी। वहां एक सैनिक मृत अवस्था में पड़ा था। मंत्री के साथ में और कुछ सैनिक खड़े हुए थे। जैसे मंत्री की नजर सुंदरी की ओर गई, वो बोले, अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने कुछ सैनिकों को आपको लाने के लिए जंगल में भेजा था। ये कौन है आपके साथ में? इसका नाम शर्मीली है और ये अनाथ भी है, इसलिए हमने इसे अपनी दासी बना के लाई हो। लेकिन आप चिंता में क्यों हैं? ये सैनिक कैसे मारा गया? सैनिक बाहर पहरा दे रहा था, तभी उसकी आवाज हमको सुनाई दी। हम लोग दौड़ के बाहर आए तो देखा तो सैनिक मृत पड़ा था। बाजू में एक सैनिक खड़ा था। तभी उसने सुंदरी को बोला, डरते हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो एक राक्षस था। आंधी और तूफान के साथ आया और सैनिक को मार के तुरंत गायब हो गया। जाते जाते बोल के गया कि अब कोई भी नहीं बचेगा इस राज्य में। ये सुनकर सुंदरी गहरी सोच में डूब गई। मंत्री जी, मेरे सपने में भी कबूतर राक्षस की बात कही थी। कहीं ये वही राक्षस तो नहीं? राजकुमारी जी, उस सपनों को भूल जाइए। अगर आप सपनों को सोचती तो कहीं वास्तविक से दूर हो जाएंगे। सुंदरी गुस्से में महल के अंदर जाने लगी। साथ में शर्मीली भी गई। सीधा अपने माँ के कमरे में जा पहुंची। ये कौन है सुंदरी? ये मेरी दासी है। मैं आज आपसे जरूरी बात करने को आई हूँ। माँ, मैंने सपने के बारे में आपको बताया था ना, राक्षस की बात भी कही थी। आज आपने देखा कि नहीं, बाहर एक सैनिक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। दूसरे सैनिक ने अपने आंखों से देखा है। कहीं वो वही राक्षस तो नहीं जिसके बारे में मुझे कबूतर ने बताया था? रानी कुछ नहीं बोली, एकदम शांत सी हो गई। माँ, आप और मंत्री जी मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। इतना कहकर सुंदरी और शर्मीली चुपचाप अपने कक्ष में चली गई। सुंदरी क्रोधिक अवस्था में अपने कक्ष में बैठ गई। सुंदरी, तुम मुझे बताओगी ये सब क्या चल रहा है? तुम बार बार उस सपने को क्यों जीकर कर रही हो? और तो कोई भी तुम्हारे बातों पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है, यहाँ तक तो तुम्हारी माँ भी। शर्मीली, कुछ दिनों से मुझे लगातार सपने आ रहा है। सपने में एक कबूतर को देखती हूँ और कबूतर मुझसे इंसानी आवाज में बात करता है। उसके बात करने का अंदाज ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे किसी चीज का संदेश दे रहा है। इतना कहकर सुंदरी कांपती आवाज में शर्मीली को पूरी कहानी अच्छे से सुनाने लगी। बड़ी विचित्र बात है सुंदरी, तुम्हारी माँ रूकमणि और मंत्री जी ने इस राज्य के रहस्यों के बारे में अभी तक तुम्हें कुछ बताया क्यों नहीं? तुम क्या कहना चाहती हो शर्मीली? जरा साफ साफ मुझे समझाओ। शर्मीली सुंदरी को सारी घटना विस्तार से बताने लगी। तुम अपने पिता के बारे में क्या क्या जानती हो? मेरे पिताजी बरसों पहले शिकार करने गए हुए थे, जो आज तक वापस नहीं आए। माँ ने मुझे यही बताया था और मंत्री जी ने भी मुझसे यही बात कही थी। वो सब झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे राज्य की कहानी कुछ और है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। कभी मेरे पिताजी तुम्हारे हवेली में राज दरबार का काम किया करते थे। किसी कारणवश उन्होंने हवेली और संसार से एकदम के लिए नाता ही तोड़ दिया। जंगल में जा बसे बचपन से मैं इस राज्य के किस्से अपने पिताजी से सुनती आ रही हूँ। फिर मुझे सब कुछ बताओ शर्मीली। हो सकता है इस हवेली से कुछ रहस्य मेरे सपने से जुड़ा हो। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तुम्हारे सपनों के बारे में अब तुम बड़े ध्यान से सुनो। आज से 25 वर्ष पहले
राजा हरीश चंद्र को अपने सिंहासन पे विराज थे। तभी मंत्री जी ने महाराज से बोले, महाराज, हर वर्ष की तरह इस साल भी हमारे फसल अनाज नहीं सोना उगलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो मंत्री। दूसरे राज्य हमारे तरक्की से जलते रहेंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तभी राज दरबार में दौड़ता हुआ किसान आ पहुंचा। महाराज जल्दी चलिए, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। क्या हुआ किसान? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज आप खुद जाके देखो। बताने से अच्छा है आप खुद अपने आंखों से वो मंजर देख सको। आपको खुद बखुद पता चल जाएगा। राजा हरीश चंद्र और मंत्री जी कुछ सैनिकों से साथ में किसान के पीछे पीछे चले जा रहे थे। खेतों के पास पहुंचते ही वहां का दृश्य देखा राजा हरीश चंद्र अचंभव में पड़ गए। ये सब रातों रात कैसे हो गया? ये क्या हो गया? तुम्हारी खेत की फसल सब कैसे सूख गई? महाराज, केवल मेरे ही खेत नहीं, पूरे राज्य और आस पड़ोस के राज्य का भी यही हाल है। उनके भी खेत सब सूख चुके हैं। और तो नदी, तालाब, यहां तक कुआं, उसमें भी जल का कोई पता भी नहीं है कहां चला गया। राजा हरिश्चंद्र के चेहरे पर चिंताएं और गहरी होती गई। ये विपत्ति अचानक हम पे क्यों टूट पड़ी? तभी एक बुजुर्ग महाराज के पास आ पहुंचा। महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात। कृपया आप बुरा ना मानिएगा। हम एक बात कहे। बोलो बेझिझक, तुम क्या बोलना चाहते हो? महाराज, पहले आप भलाई के लिए सोचते थे, अब कर्ज बढ़ा दिए गए हैं। बाजारों में खाने पीने की वस्तुएं बहुत अधिक से महंगे हो गई हैं। प्रजा भूखी मर रही है। उसी वजह से हमारे राज्य की जनता बहुत लालची भी हो चुकी है। हर दिन किसी न किसी के घर चोरी भी हो जाती है। इस कारण की वजह से ईश्वर ने हमें ऐसी सजा दी। राजा हरीश चंद्र सब सुनता रहा, न उत्तर दिया न ही कोई जवाब, बस चुपचाप हवेली में लौट आया। महल में कदम रखते ही एक और बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। महाराज, हमारे अनाज के भंडार में सारे अनाज खराब हो चुके हैं और तो उन सब में कीड़े भी पड़ गए हैं। ये तो महल में भी भुखमरी का संकेत है। ऐसे तो हम सब भी मारे जाएंगे। महाराज, वो बुजुर्ग सच कह रहा था। आपके मन में भी और प्रजा के मन में भी लालच आ गया है। अब तो सारे राज्य के लोगों में भी लालच जाग चुकी है। हम पश्चाताप करना चाहते हैं, सब कुछ सुधारना चाहते हैं, लेकिन कैसे? महाराज, हमारे राज्य के जंगल में साधु महाराज आए हुए हैं। शायद वो कोई उपाय बता सकते हैं। राजा हरीश चंद्र बिना समय गंवाए अपने मंत्री के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। रहस्य जंगल में पहुंच गए। साधु महाराज ध्वनि में बैठे हुए थे। तुम बहुत देर से आए हो राजन। तुम्हारा आना भी बहुत जरूरी था। देख लिया अपने लालच का परिणाम। तुम्हारी वजह से प्रजा, यहां तक तो तुम्हारा भंडार घर का अनाज भी सड़ चुका है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी प्रजा लालची बन चुकी है। गरीब और भूखमरी की मार ने उन्हें चोर डाकू तक बना दिया है। साधु महाराज, में पश्चाताप करने आया हूं। मैं अपने प्रजा को मरते नहीं देख सकता। तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैंने बरसों पहले तपस्या करके एक जादुई कलश प्राप्त किया था। अभी उसका समय आ गया है वो सही जगह पे यूज हो, लेकिन हो जाने के बाद तुम मुझे वापस लौटा दोगे, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा तुम्हारे साथ में। इस कलश का अच्छाई और बुराई का प्रतीक माना जाता है। तुम्हारा दिल अच्छा और साफ सुथरा रहेगा तो तुम्हें इसका परिणाम खुद ब खुद मिल जाएगा। बुरी परछाई उसके सामने आई तो उसका प्रभाव उल्टा होगा। इतना कहकर साधु महाराज ने कुछ मंत्र अपने मन में बोले। कुछ ही समय में उनके सामने एक रोशनी से उभरता हुआ एक कलश आ गया। आओ राजन, तुम ये कलश मेरे हाथों से लो। तुम्हारा हृदय सच्चा है तो तुम्हारे हाथों में कलश हमेशा शीतल रहेगा। यदि नहीं जलन देगा, तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगा। राजा हरीश चंद्र घबराहट से आगे बढ़कर साधु महाराज से वो कलश ले लिया। जैसे वो कलश हाथ में आया, वो ठंड की तरह महसूस होने लगा। राजन, इस कलश ने तुम्हें चुन लिया है और इसे एक सुरक्षित स्थान पर रख देना। कल सुबह तुम्हारा राज्य फिर से समृद्धि की तरफ लौटने लगेगा।
तब समझना तुम्हारी विपत्ति टल गई है। इसके बाद तुम ये कलश लौटा देना मुझे। इसके बाद मैं ये किसी और को दे सकूं। राजा हरीश चंद्र वो कलश लेकर एक सुरक्षित स्थान पे रख दिया और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह राजा हरीश चंद्र नींद में थे मंत्री जी के दस्तखत देने से खुली। उनके चेहरे पर प्रशंसा की चमक थी। महाराज, चमत्कार हो गया। फसलें खराब हो चुकी थीं, वो रातों रात सब हरा भरा हो गया। राजा हरीश चंद्र ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आ पहुंचा। महाराज, चमत्कार हो गया। जो अनाज खराब हो चुके थे वो सब भी तरोताजा हो गया। राजा आश्चर्य से भर उठा। मंत्री जी के साथ बगीचे में टहलने चले गए। महाराज, साधु महाराज ने कहा था कि जब सब कुछ ठीक हो जाए तब उनको वो कलश सौंप देना। राजा हरीश चंद्र कुछ समय के लिए गहरी सोच में डूबे रहे। गहरी सांस लेते हुए बोले, नहीं मंत्री जी, मैं वो कलश वापस नहीं दूंगा। कहीं फिर से वो विपत्ति आ गई तो मैं साधु महाराज को कहाँ ढूंढेंगे उनको। मैं उससे अपने पास ही रखूंगा। कल जाकर बोल दूंगा कि मैं आपको नहीं दे सकता। मंत्री जी ने राजा के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अगले दिन महाराज साधु के पास गए और उनके साथ में केवल एक सैनिक ही था। वो भी एक झाड़ के पास खड़ा था। साधु ने महाराज से कहा, महाराज, आपके राज्य में सब कुछ ठीक हो चुका है। अब लाइए, हमें हमारा कलश लौटा दो। हम किसी और की मदद कर सकें। इतना सुनते ही महाराज तिलमिला से गए। कौन सा कलश और कैसा कलश? मैं तुमको वो नहीं दूंगा। महाराज, आप समझ नहीं रहे हो। वो मुझे नहीं मिला तो इस राज्य पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और इसका परिणाम तुम स्वयं भोगोगे। हम आपको नहीं देंगे। महाराज, आपके मन में लालच आ चुका है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज से तुम एक राक्षस के रूप में रहोगे। तुम्हारी वजह से मैं भी इस श्राप में बन चुका हूं। जिसका हृदय साफ होगा वही तुम्हारे पास वो कलश आगे लाकर रखेगा। तब तुम इस श्राप से आजाद हो पाओगे। इतना बोलते ही राजा तुरंत राक्षस के रूप में बन गए और साधु भी कबूतर का रूप ले लिए। राजन, आपकी वजह से मैं भी कबूतर बन गया। जब तक कोई मनुष्य मिलेगा नहीं इस योग, तब तक आप ऐसे ही रहोगे। आपकी एक लालच ने हम दोनों की जिंदगी खराब कर दी है। राजा हरीश चंद्र तुरंत ही चमकदार रोशनी में गायब हो गए। जब हरीश चंद्र ने अपनी आंखें खोली तो देखा वो एक अंधेरी और काली गुफा के अंदर अपने आप को पाया। इतनी बड़ी बात स्वयं माँ ने मुझे नहीं बताई। चलो माँ के पास। सुंदरी और शर्मीली दोनों रूकमणि के कक्ष में पहुंच गए, जहां दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। मुझे सब कुछ पता लग गया है। बरसों पहले पिताजी के राज्य में विपत्ति आई। साधु से कलश लाना, पिताजी का मन लालच में फंसना और साधु का कबूतर में हो जाना, पिताजी का राक्षस में बदल जाना और जंगल से गायब हो जाना। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? ये सत्य है या नहीं बताइए। हाँ, सत्य है तो मुझे अब तक आप दोनों ने क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने पिता को गलत तरीके से देखो। जब तुमने पहली बार कबूतर के बात की, मुझे लगा वो साधु ही होगा। मैं तुमसे कहती तो तुम्हारा सपना सत्य है। तुम सत्य को खोजने में लग जाती। पिताजी का कर्मों का पर्दा फाश होता। मैं और मंत्री जी ये नहीं चाहते थे। अगर आप बता देती तो शायद सैनिक की जान नहीं जाती। आप क्या सोचती है, क्या वो राक्षस चुप रहेगा? आज राक्षस ने सैनिक पे हमला किया, कल के दिन हवेली में भी घुस सकता है। वो आपकी पुत्री को भी मार सकता है और आप सबको भी। तो अब आगे क्या करना होगा? वो कलश महाराज ने कहाँ रखा है, वो आप बता देते तो अच्छा होता। वो सत्य का कलश तो हवेली के तय खाने में है सुरक्षित, लेकिन मुझे डर है कि उस राक्षस को पता चल गया तो हम सब का क्या होगा। मुझे विश्वास है सुंदरी के सपनों में कबूतर ये संदेश देता है कि
वही है जो इस श्राप से मुक्त कर सकती है। सुंदरी की प्रशंसा पूरे राज्य में होती है। वो गरीबों की रक्षक है, उसके मन में कोई लालच भी भरा हुआ नहीं है, अपने पिताजी की तरह। चलिए, आप हम सबको उस कलश के पास ले चलो। मंत्री जी सबको उस कलश के पास लेकर जाने लगे। चारों लोग तहखाने में पहुंच गए। वहां पे एक कोने में वो कलश सुरक्षित रखा हुआ था और चारों तरफ से रोशनी से चमक रहा था। इसे उठाने की कोशिश करती हूँ। सुंदरी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। जैसे उसने कलश को अपने हाथों में उठाया, कलश बोल उठा। तुम्हारा मन तो शीतल की तरह पवित्र है। सबसे पहले इस कलश को तुम्हारे पिताजी के पास ले जाना चाहिए, वो गुफा में है। अगर इसे देखेंगे हो सकता है अपने पश्चाताप से वो अपने असली रूप में आ जाए। सुंदरी और शर्मीली साथ में सब लोग गुफा के पास पहुंच गए। राक्षस बैठा था। राक्षस के आंखों में खून और गुस्से से सबको देख रहा था। जैसे ही सुंदरी ने वो कलश रखा, पल भर में अपने असली रूप में आ गए, राजा हरीश चंद्र। तभी वहां सुंदरी के सपने में वही कबूतर उसके सामने आ गया। तुम वही कबूतर हो जो मेरे सपनों में आते थे बार बार। तुम इस कलश को ले सकते हो, अब तुम्हारा ही है। सुंदरी ने इतना ही बोला था, तभी कबूतर अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारे मन में पश्चाताप है, इसलिए ये कलश तुम्हें स्वीकार किया और इस श्राप से तुम्हें मुक्त कर दिया। तब जाके तुम अपने असली रूप में आ गए। इतना कहकर साधु सुंदरी की ओर देखकर बोले, वर्षों से मैं ऐसे मनुष्य को तलाश रहा था जिसका मन सोने की तरह शुद्ध हो। जब तुम 18 वर्ष की हुई, तब से मैं तुम्हारे सपने में आने लगा। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से पहचान लिया। तुम इसके योग्य हो। मैं अपने कर्मों की क्षमा मांगता हूं। अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। तुमको क्षमा कब का मिल चुका है राजन। इतना बोलते ही साधु फिर से गायब हो गए। साधु के गायब होते ही सुंदरी अपने अंदाज में शर्मीली की ओर देखकर बोली, तुमने मेरे पिता और राज्य के अतीत के बारे में बताया, ये सब समझ में आता है। तुम्हें कैसे मालूम है मेरे पिताजी इस गुफा में कैद हैं और गुफा जंगल में कहाँ है और किस जगह पे है? शर्मीली अचानक एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। मैं वन की देवी हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे लगा तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। मैं रूप बदल के आई, राजा हरीशचंद्र इस श्राप से मुक्त हो जाए। अगर वो नहीं मुक्त होते तो राज्य में तबाही और मच जाती। वो कलश पहले से ही शापित था। कलश के शापित से इस राज्य का नमो निशान मिट जाता। इतना कहते ही शर्मीली फिर से गायब हो गई। सुंदरी और राजा अपने हवेली में लौट आए। राजा हरीशचंद्र अब बदल चुके थे, प्रजा की बात मानने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच से कमाया हुआ कोई भी चीज हमें बर्बाद कर देती है। जो चीज जिसकी है, हमें वो चीज उसे लौटा देना ही चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है।